हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को। फिर हमने डिस्कस किया था नर जनन तंत्र को। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक, तो देखिए, जिस प्रकार नर जनन तंत्र में उपस्थित सभी अंगों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक वैसे ही मादा जनन तंत्र में भी उपस्थित सभी अंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। क्या क्या है? प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंग। ठीक, नर जनन तंत्र में जो प्राथमिक जनन अंग था वो था वृषण, और मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक जनन अंग है वो है अंडाशय यानी ओवरी। ठीक, और सहायक जनन अंगों में दो प्रमुख सहायक जनन अंग हैं जिनका नाम है अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा है गर्भाशय यानी यूटेरस। ये है मादा जनन तंत्र का डायग्राम। कौन से अंग कहाँ पे हैं देख लेते हैं। तो देखिए, ये अंडाकार जो संरचना दिख रही है, एक इधर है एक इधर, इसे यही है क्या? अंडाशय यानी ओवरी, जो कि प्राथमिक जनन अंग है मादा जनन तंत्र का। यहां ये जो नलिकाकार संरचना दिख रही है, एक इधर एक इधर, ये है अंडवाहिनी। बीच में ये जो थैले जैसी संरचना दिख रही है ना, इतनी बड़ी सी, ये है गर्भाशय। इसका निचला हिस्सा थोड़ा संकरा हो गया, ऐसे पतला हो गया नीचे जाकर के, ये इतना हिस्सा, ये है ग्रीवा यानी सर्विक्स। और ये नीचे की तरफ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नलिकाकार संरचना जो ये नीचे की तरफ दिख रही है, ये है योनि यानी वजाइना। ठीक, अब चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय यानी ओवरी है। संख्या इनकी कितनी होती है? संख्या होती है एक जोड़ी। एक जोड़ी। ठीक वैसे ही है जैसे नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग था वृषण, वो भी एक जोड़ी संख्या थी उनकी भी। और यहाँ भी जो मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग है यानी अंडाशय, उनकी भी संख्या कितनी है? एक जोड़ी। फर्क यहाँ अब आएगा। नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक जनन अंग था वृषण, वो उदर गुहा के बाहर स्थित था, क्योंकि उसको कम टेम्परेचर चाहिए था, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए था शुक्राणु के निर्माण के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अंडाशय की स्थिति क्या होती है? वो उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। स्थित कहाँ होते हैं देखते हैं। उदर गुहा के अंदर निचले हिस्से में गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक अंडाशय उपस्थित होता है। गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक अंडाशय उपस्थित होता है। अब इस चीज को इस डायग्राम से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, एक तो उदर गुहा के अंदर जो उदर गुहा का निचला हिस्सा होता है, वहां पर स्थित है मादा जनन तंत्र। तो वही बात हो रही है कि उदर गुहा के अंदर निचले हिस्से में गर्भाशय के दोनों तरफ, देखिए ये बीच वाली जो थैली जैसी संरचना है ना, ये है गर्भाशय यानी यूटेरस। और ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये है बीच में, और इसके इधर एक तरफ एक अंडाशय, दूसरी तरफ दूसरा अंडाशय। तो यही बात लिखी गई है। क्लियर है? यानी उदर गुहा के अंदर निचले हिस्से में गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक अंडाशय उपस्थित होता है। एक एक अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ। क्लियर है? अब अगला पॉइंट क्या है कि इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, प्राथमिक जनन अंग है तो सिंपल सा है कि युग्मक बनाएगा। मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है तो मादा युग्मक बनाएगा। और मादा युग्मक क्या कहते हैं ह्यूमन के केस में? अंडाणु या अंडकोशिका। क्लियर? तो वही है सबसे मुख्य जो कार्य है अंडाशय का, वो है अंडाणु या अंडकोशिका का निर्माण। इंग्लिश में कहते हैं ओवम या एग सेल, उसका निर्माण है इसका प्राथमिक कार्य। और साथ ही साथ दो हार्मोन भी ये स्रावित करता है, उत्पादन करता है और श्रावण करता है। उनका नाम क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यानी अंडाणु का भी निर्माण करता है और साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन करता है और श्रावण करता है, उनको बाहर निकालता है। क्लियर? अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और। सबसे पहली बात कि लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं और यौनारंभ या किशोरावस्था आने पर हर महीने एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निर्मित होता है। समझिए इस बात को। देखिए, पुरुषों में क्या है कि जब किशोरावस्था आती है
उस समय उनके वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू होता है और धीरे धीरे करके परिपक्व शुक्राणु बनते हैं। लेकिन स्त्री में ऐसा नहीं है। स्त्री जब अभी अपने माँ के गर्भ के अंदर ही रहती है, यानी अभी मादा शिशु के रूप में ही रहती है, उसी समय मतलब माँ के गर्भ के अंदर ही रहने वाली मादा शिशु के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। और जब वो मादा शिशु जन्म लेती है तो उसके अंडाशय में हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडाणु उपस्थित होते हैं। जब किशोरावस्था आती है तब वो अपरिपक्व अंडाणु धीरे धीरे करके एक एक करके परिपक्व होते हैं हर महीने। मतलब एक महीने एक अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होता है और दूसरे महीने दूसरे अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होता है। ठीक, फिर से समझिए इस बात को। वही बात लिखी गई है कि लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि यौनारंभ या किशोरावस्था आने पर क्या होता है कि हर महीने एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निर्मित होता है। मतलब क्या है कि जब मादा शिशु ने जन्म लिया उसी समय उसके अंडाशय में हजारों की संख्या में अंडाणु थे। ठीक, मादा युग्मक थे लेकिन अपरिपक्व थे। जब किशोरावस्था आई तो उसके एक अंडाशय से मतलब हर महीने एक अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होके मतलब परिपक्व रूप में निर्मित होता है और बाहर निकलता है। मतलब समझ लीजिए कि इस महीने अगर इस अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकला तो अगले महीने इससे नहीं बल्कि इससे निकलेगा। हर महीने एक अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु निर्मित होता है और बाहर निकलता है। क्लियर है यहाँ तक ये बात? तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट थे, इनको ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें हैं। ठीक, अब यहाँ पे समाप्त होता है क्या? अंडाशय, जो कि है प्राथमिक जननांग मादा जनन तंत्र का। अब सहायक जननांग कौन कौन से हैं? तो एक है अंडवाहिनी और दूसरा है गर्भाशय। अंडवाहिनी इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। कहाँ है? देखिए, एक इधर है ये नलिकाकार संरचना और एक इधर है, यही है अंडवाहिनी। संख्या कितनी है? एक जोड़ी देख सकते हैं, एक इधर है एक उधर है। अगला पॉइंट क्या है? यह नलिकाकार संरचना होती है जो प्रत्येक अंडाशय के किनारे से गर्भाशय तक फैली होती है। नलिकाकार संरचना होती है जो प्रत्येक अंडाशय के किनारे से, देख सकते हैं किनारे से कहाँ तक फैली है? गर्भाशय तक। ये है गर्भाशय, तो यहाँ तक फैली है। कहाँ से? अंडाशय के किनारे से गर्भाशय तक फैली होती है। क्लियर है? आसान है। और उसके बाद क्या है? काम क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि जो निषेचन है यानी फर्टिलाइजेशन है वो अंडवाहिनी में ही होता है। यानी यही अंडवाहिनी जो है, ये एक इधर है एक इधर, यही वो संरचना है जहाँ पर निषेचन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। अब गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। ये जो थैलीनुमा संरचना है ये है गर्भाशय और इसी के अंदर शिशु का विकास होता है। और आगे जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। देख भी सकते हैं ये जो इतना हिस्सा है ये है ग्रीवा यानी सर्विक्स, और ये ग्रीवा द्वारा, ये गर्भाशय इसी ग्रीवा द्वारा किस में खुल रहा है? योनि में यानी वजाइना में खुल रहा है। ठीक, तो ये था मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे निषेचन को, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ।